आप गौर से समझ लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। हैसिस लॉ को समझने से पहले आपको वो ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टेट दैट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी about the law of conservation of energy, that energy cannot be created, energy cannot be created and nor be destroyed. This is called the ओके। first law of thermodynamics. कि एनर्जी को आप ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपके पास कोई ऐसी टेक्निक मौजूद नहीं है कि जिससे आप यानी कि एनर्जी। एनर्जी को बना सकें, क्रिएट कर सकें। खुद से इंसान के पास आज तक ये पावर मौजूद नहीं है, इंसानों के पास ये ताकत मौजूद नहीं है कि वो एनर्जी जो है वो क्रिएट कर सकें। क्योंकि अगर उन्होंने एनर्जी क्रिएट की तो इट्स मीन कि वो मैटर, ये नहीं कर आवाज़ आ पाएंगे। रही है, इट्स मीन कि अगर उन्होंने एनर्जी क्रिएट की तो उन्होंने मैटर को क्रिएट किया। मैटर इज़ द कंडेंस फॉर्म ऑफ एनर्जी। कि मैटर भी एक तरह से एनर्जी है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, इज इक्वल टू एम सी स्केयर। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि कोई इंसान जो है वो एनर्जी को क्रिएट करे या फिर मैटर को क्रिएट करे, बल्कि यूनिवर्स में जितनी एनर्जी है इंसान उसको यूज़ कर सकते हैं, ये वो कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं और ये एनर्जी इधर उधर जा सकती है। जब आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान चाय पीता है तो वो जो एनर्जी उस चाय के अंदर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी अगर आप कंसिडर करें तो वो केमिकल एनर्जी जो है वो कुछ बॉडी का हिस्सा हो जाएगी, कुछ उसमें हीट जो है वो इन्वॉल्व होगी और कुछ जो है वो उसमें मौजूद जो मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स की मोशन के लिए यूज़ होगी। तो ये एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो है, जितनी भी एनर्जी है उस चाय के अंदर वो कंजर्व है, वो कंजर्व है। हैसिस लॉ स्टेट दैट द टोटल इंथाल्फी चेंज, टोटल जो इंथाल्फी चेंज होगी, टोटल इंथाल्फी चेंज इन ए रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन is independent of the route by which the chemical reaction takes place as long as the initial and the final condition are the same। कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें इनिशियल आपके पास पॉइंट जो कंडीशन है, प्रेशर, टेम्परेचर सब कुछ सेम है और फाइनल भी डिसाइड है कि आपने रिएक्टेंट्स जो हैं उनको किन किन प्रोडक्ट्स में चेंज करना है। अब दो चीज़ें आपने डिसाइड कर ली, इनिशियल कंडीशन और फाइनल कंडीशन। इसका भी प्रेशर और टेम्परेचर आपको पता है, इसकी प्रोडक्ट्स भी पता है, रिएक्टेंट्स भी पता है आपने कौन से लिए हैं, और ये आपने एक केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया, केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किया। इस दौरान आपने इन रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में चेंज किया। तो आपके पास जो रूट है, आप रूट 1 से जाएं, रूट 2 से जाएं, रूट 3 से जाएं, जिस मर्ज़ी रूट से जाएं, लेकिन जो इंथाल्फी चेंज है वो वैल्यू कांस्टेंट होगी। मींस कि वो वैल्यू किसी पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही होगी। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ से यहाँ तक मूव करते हैं और एनर्जी रिलीज़ होती है, इस पाथ को फॉलो करते हैं, इस पाथ को फॉलो करने में आपके पास आपकी एनर्जी सर्फ हुई 2 किलो जूल। तो यहाँ से अगर इस पॉइंट से ये वाला पाथ मूव करते हैं, यहाँ तक जाते हैं, तो ये फिर भी 2 किलो जूल एनर्जी आपको सर्फ होगी। और सेम गोज़ फॉर द पाथ 3। तो इसको हम केमिकली ज़रा समझते हैं कि ये आपके पास एक डायग्राम मैंने दी हुई है। इस डायग्राम को ज़रा गौर से देखें। इस डायग्राम में ये रिएक्टेंट्स हैं, ए और बी आपके पास क्या हैं जी, दीज आर रिएक्टेंट्स। और आप रिएक्टेंट्स को डायरेक्ट प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं, एक ऑप्शन आपके पास ये है, यानी कि ये आपके पास डायरेक्ट रूट है, दिस इज़ डायरेक्ट रूट। कि आप डायरेक्ट ए और बी को आपने रिएक्शन करवाया और सी आपके पास प्रोडक्ट आ गई। देन
आपके पास ये दूसरा रास्ता भी है कि आप ए और बी का रिएक्शन करवाएं और एफ और जी की फॉर्मेशन करवा दें, यानी कि एक इंटरमीडिएट दरमियान में ले आए। दिस इज़ इंटरमीडिएट। और इस इंटरमीडिएट को आप फिर रिएक्शन के थ्रू जो है वो दोबारा सी पॉइंट पे ले आए। ये इनडायरेक्ट आपके पास रूट मौजूद है, तो ये रूट इनडायरेक्ट 1 है। और एक रूट आपके पास ये भी है कि आप ए और बी को रिएक्टेंट आपस में मिलाएं और रूट यहाँ पर इनको आप x में चेंज कर दें। इट्स मीन कि ये जो आपके पास बना है दिस इज़ इंटरमीडिएट। तो इस केस में दो इंटरमीडिएट बन रहे हैं कि आप पहले इसको x में चेंज करें, फिर y में चेंज करें, और फिर आप जो है यहाँ से c की तरफ जाएं। देखें, इनिशियल और फाइनल कंडीशन आपके पास सेम है। सब केसेस में इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम है। इसमें भी आप देखेंगे तो आपने इनिशियल कौन सी कंडीशन है, ये है इनिशियल कंडीशन आपकी, ये है A+B, दीज आर रिएक्टेंट्स। ओके, बात ख़त्म। और जो फाइनल कंडीशन है, फाइनल कंडीशन ये है कि आपने C तक पहुंचना है। तो ये आपने चीज़ें डिसाइड करी। अब आप यहाँ से यहाँ जाएं, यहाँ से इस तरह से जाएं, जिस मर्ज़ी पाथ को फॉलो करें, लेकिन जो डेल्टा H की वैल्यू है वो सेम होगी, यानी कि इंथाल्फी चेंज जो है वो सेम आएगा हर साइड से, चाहे आप डायरेक्ट पाथ फॉलो करें या फिर इनडायरेक्ट पाथ फॉलो करें, इंथाल्फी चेंज की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होगी तीनों रूट्स के थ्रू। तो जिस तरह से भी आप चाहें वैल्यू जो है वो इंथाल्फी की कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके मज़ीद अंडरस्टैंडिंग के लिए, बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है, न्यूमेरिकल है, वर्क एग्जाम्पल है। इसको हम देखते हैं, आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हैसिस लॉ क्या कहता है। हैसिस लॉ ये कहता है कि आपके पास ये एक वर्क एग्जाम्पल है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथाल्फी चेंज फॉर द रिएक्शन, कि आपने इस रिएक्शन के दौरान स्टैंडर्ड इंथाल्फी को कैलकुलेट करना है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो कन्वर्ट होता है सोडियम कार्बोनेट में और कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। तो इन सब की उसने इंथाल्फी ऑफ फॉर्मेशन दी हुई है। द रेलिवेंट इंथाल्फी चेंजेस ऑफ फॉर्मेशन आर, तो सोडियम बाइकार्बोनेट की है -950, सोडियम कार्बोनेट की है -1130.7 किलो जूल, कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू भी दी हुई है, एंड लास्ट पे उसने वाटर की वैल्यू भी दी हुई है कि -285.8 किलो जूल पर मोल। तो हैसिस लॉ के अकॉर्डिंग जो साइकिल बनेगा, अब आप देखिए आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं, ये आपके पास हैं रिएक्टेंट्स ये। तो आपने इस डायग्राम को समझना है। देखें, यहाँ से आप डायरेक्ट भी इधर जा सकते हैं, ये आपके पास है डायरेक्ट रूट। और इस दौरान जो इंथाल्फी चेंज है, जो एनर्जी की वैल्यू में चेंज आता है, दैट इज़ डेल्टा H2। ये है डायरेक्ट पाथ के लिए, यानी डेल्टा H2 ये डायरेक्ट पाथ के लिए आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट रिएक्शन आपने इसका करवा दिया, डायरेक्ट पाथ है आपके पास। अब आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाएं और इनडायरेक्ट रूट के थ्रू जाएं, यानी कि इसका रिएक्शन करवाने के बाद आपके पास जो फॉर्मेशन आई दैट इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट को आप दोबारा चेंज करेंगे सोडियम कार्बोनेट के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। इट्स मीन कि ये जो पाथ बनेगा दैट इज़ इनडायरेक्ट पाथ। ये सर से एक क्वेश्चन है। जी जी जब मैंने पहले एक दफ़ा ना खुद ही हेल्थ साइकिल पढ़ा था, उसमें मुझे कंफ्यूजन आ रही थी जी कि जो हमारा 2NaHCO3 है ना फर्स्ट वाला,
जी जी। उसका एरो ना ऊपर ऊपर की तरफ क्यों पॉइंट कर, नीचे की तरफ क्यों नहीं पॉइंट करता? ये देखें ना, आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर की जाना भी प्रोडक्ट्स है ना। हमारी इनिशियल कंडीशन ये है, ये, और फाइनल कंडीशन ये है। तो आप नीचे से एरो ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में आप जा रहे हैं ना। जी। तो इसलिए हम नीचे रिएक्टेंट्स लिखे हुए हैं, ऊपर जो है वो प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं। और ये जो है ये इंटरमीडिएट स्टेट है आपके पास ये। तो अब आप देखें डेल्टा एच टू जो है ये इक्वल होगा डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच आर। सो यानी कि इंथाल्फी ऑफ द रिएक्शन प्लस इंथाल्फी ऑफ द सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इन दोनों की वैल्यूज़ के सम के इक्वल होगा। यानी डायरेक्ट जो पाथ है ये डायरेक्ट पाथ है, आप यहाँ से यहाँ जा सकते हैं। डायरेक्ट जो एनर्जी रिलीज़ होगी वो इनडायरेक्ट में भी उतनी एनर्जी रिलीज़ होगी। तो इट्स मीन कि आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट इज़ डेल्टा एच टू विल बी इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच आर। तो ये इक्वेशन आपको देगा हेसिस लॉ। तो ओवरऑल साइकिल में आप डायरेक्टली जाएं या इनडायरेक्टली जाएं, इंथाल्फी चेंज जो है वो सेम होगा। ये हेसिस लॉ की डेफिनेशन है, ये हेसिस लॉ कहता है। तो इसमें आपके पास जितनी भी एनर्जी दी हुई है इस इक्वेशन में पुट करें, जो एनर्जी कैलकुलेट करनी है उसको एक साइड पे करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आप देखें ये डायरेक्ट फॉर्मेशन में जितनी एनर्जी दी हुई है इनको कैलकुलेट करें, प्लस कर दें, ये H2 की वैल्यू आ जाएगी। देन H1 की वैल्यू गिवन है 2 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो डेल्टा एच आर की वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है। तो यहाँ से अब आप देखिए हेसिस लॉ आपने अप्लाई किया, हमें डेल्टा एच टू जो है इसमें कौन कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व है। इसमें फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट की एनर्जी है, कार्बन डाइऑक्साइड की है, वाटर की एनर्जी है। यानी डायरेक्ट पाथ में इन सब की एनर्जी को आप प्लस कर दें। तो ये हमने इन सब की फॉर्मेशन में सोडियम कार्बोनेट की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वाटर की एनर्जी को प्लस किया और इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन को आपने यूज़ करना है हेसिस लॉ के अंदर भी। क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 लिखा हुआ है, तो इसलिए हम यहाँ पर भी 2 मेंशन करेंगे साथ। तो 2 फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, देन दिस वन वी वांट टू कैलकुलेट। तो इसकी वैल्यू और ये सब वैल्यूज़ आपने सम कर दी, ये रही, इज़ इक्वल टू -2 को इस -950.8 के साथ मल्टीप्लाई करें और यहाँ से एच आर की वैल्यू यानी कि इंथाल्फी चेंज ऑफ द पर्टिकुलर रिएक्टेंट आपने कैलकुलेट करी, दैट इज़ प्लस 91.6 किलो जूल पर मोल। तो अब कुछ हमारे पास ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिनकी आप डायरेक्टली एंथैल्पी की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो जिनकी आप डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते उनकी आप इनडायरेक्टली वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए आपके पास हेसिस लॉ है। हेसिस लॉ जो है वो जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हैं उनको स्टेप वाइज जो है वो चेंज कर देता है और आपको एक साइकिल प्रोवाइड करता है। उस साइकिल में आप वैल्यूज़ पुट करते हैं, आपके पास आंसर आ जाता है। अब ठीक देखिए है। जी, तो यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है और बात है तो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन। और एक दफ़ा हम जस्ट इस सारे टॉपिक को रिवाइज कर लेते हैं। इंथाल्फी चेंज हमने देखा कि इसमें 2 तरह के रिएक्शंस हैं, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सो में हीट रिलीज़ होगी और एंडो में जो है वो हीट एब्जॉर्ब होगी। एक्सोथर्मिक में जो है वो मीथेन जो है वो वो ऑक्सीजन के साथ अगर रिएक्शन करे तो वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस केस में मीथेन जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करे, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देन एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हमने एग्जांपल्स देखें, सोडियम
अमोनियम क्लोराइड की वाटर के साथ, और यहाँ पर सिस्टम में जो एनर्जी थी वो एब्जॉर्ब हुई थी, सराउंडिंग में एनर्जी जो है वो चली गई थी और सिस्टम ज़रा ठंडा हो गया था। तो इट्स मीन कि आगे हमने देखा था इंथाल्फी चेंज की प्रोफाइल को, ये हमने डिस्कस किया था। रिएक्शन पाथवे एक तरफ है, एक तरफ रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स की एनर्जी अगर प्रोडक्ट से ज़्यादा हो दैट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देन हमने देखा इंथाल्फी चेंज अगर किसी के पॉजिटिव हो तो उस केस में जो रिएक्टेंट्स की इंथाल्फी चेंज है वो कम होती है। देन प्रोडक्ट्स, तो ये हमने प्रोडक्ट्स यानी कि इसमें हमने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट की एग्जांपल को, तो इसमें जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी। देन हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंथाल्फी को डिस्कस किया, इंथाल्फी ऑफ द रिएक्शन, देन इंथाल्फी ऑफ फॉर्मेशन के कंपाउंड की फॉर्मेशन जो है वो उसमें एलिमेंट्स जब मिलते हैं आपस में तो कंपाउंड बनाते हैं। देन हमने इसमें देखा जो दूसरी टाइप्स थी नीचे, हाँ यहाँ पर कंबस्चन की डेफिनेशन में सल्फ़र जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, कि जितनी भी यहाँ पर आप कंडीशंस, ये S0 जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस को मेंशन कर रहा है। सोल्यूशन के केस में सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होगा तो वहाँ पर जो एनर्जी रिलीज़ या फिर एब्जॉर्ब होगी उसको आप डेल्टा S0 ऑफ सोल्यूशन कहेंगे, इंथाल्फी चेंज ऑफ द सोल्यूशन। देन हमने लास्ट पे मोस्ट इम्पोर्टेंटली हैसिस लॉ को डिस्कस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आना चाहिए। देन जो है वो हैसिस लॉ स्टेट्स दैट के डायरेक्ट रूट से जाएं या फिर इनडायरेक्ट रूट से जाएं, दोनों में जो इंथाल्फी चेंज है वो सेम होगा। तो इसकी एप्लीकेशन में हमने ये एग्जांपल जो है वो देखी थी कि आपके पास बाकी सारी वैल्यूज़ तो कैलकुलेट हम कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के भी कर लेते हैं, वाटर के भी कर लेते हैं डायरेक्टली, तो सोडियम कार्बोनेट की भी कर लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट से जो है वो सोडियम कार्बोनेट की हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमने हैसिस लॉ को अप्लाई किया। हैसिस लॉ ये कहता है कि यहाँ से यहाँ मूव करें या फिर यहाँ से यहाँ मूव करें, दोनों पाथ जो हैं वो इक्वल होंगे, दैट वन दीज पाथ टू आर इक्वल टू ईच अदर। तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो दोनों हैं वो इक्वल होंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पाथ आर इक्वल। तो यहाँ तक हमने हैसिस लॉ, तो इस पे कल इंशाल्लाह एक लेक्चर मज़ीद होगा और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मोस्टली जो हमारा इसमें बस यही चीज़ें थी जो आज हमने मेन जो टॉपिक्स थे वो आज कवर कर लिए। जी, अब यहाँ तक कोई बात पूछनी हो तो बता दीजिए।